मॉर्निंग सभी को। आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कल वीडियो कट हो गई थी क्योंकि बाहर बहुत शोर हो रहा था, ठीक है। तो इसकी वजह से वीडियो कट हो गई थी, पता नहीं कैसे टच हो गया, वो वीडियो उतने पे ही कट हो गई, ठीक है। तो वो आगे की प्रोसेस में आप लोगों को पढ़ा ही नहीं पाई और बाहर बहुत ज़्यादा शोर होने लगा था, आप लोगों ने बैकग्राउंड में सुना ही होगा। तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज अभी थोड़ी देर के लिए वो बंद हुआ है, तो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज आप लोगों को वो डिस्टर्बेंस नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, कल मैंने आप लोगों को पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल तक चीज़ें बता दी थी, ठीक है। और आप लोगों को रिवीजन करने को भी बता दिया था, ठीक है। और आप लोगों को एक मैप का क्वेश्चन और एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बताया भी था, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग उसी तरह चीज़ों को पढ़ रहे हैं और रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो आज पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे कैसे हैं आप लोग, ठीक है। और आज आप लोगों के लिए आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का टॉपिक है, मैपिंग का पहला क्वेश्चन है। मैपिंग में आप लोगों को आज मलक्का स्ट्रेट को देखना है, ठीक है। पूरी मैपिंग देखना है। मलक्का स्ट्रेट को देखने का मतलब है आप लोगों को पहले वो सी पता होना चाहिए कि कौन से दो सी को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद आसपास की बॉर्डरिंग कंट्री देखना है। उसके बाद उसकी ज्योग्राफी देखना है कि वहाँ से होकर क्या क्या जाता है, ठीक है। और कैसे इफेक्ट करती हैं वो चीज़ें आसपास के देशों को, ठीक है। तो आप लोग मलक्का स्टेट को इस पर्सपेक्टिव से इतना पूरा ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग करंट अफेयर्स में पढ़ना चाहो तो आज आप लोग अफ्रीका के सारे कंट्री के मिनरल्स देखोगे। मतलब अफ्रीका की आप लोगों को मैपिंग नहीं करनी है, अफ्रीका के आप लोग जितने भी राज्य हैं, मतलब जितने भी राज्य हैं, है ना, उन सब में आप लोगों को सबसे जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि DRC, ठीक है, नामीबिया, क्योंकि नामीबिया में प्रधानमंत्री जी गए थे, ठीक है। नामीबिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और क्या रवांडा, है ना, ये सब आप लोगों को इन सब में कौन कौन से मिनरल्स हैं, ठीक है। और कौन कौन सी स्पेशलिटी है, ये आप लोगों को देखना है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि अफ्रीका और साउथ अमेरिका ये दो ऐसे कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, कि हर साल UPSC 1 या 2 क्वेश्चन इन्हीं कॉन्टिनेंट से पूछती है, चाहे मैपिंग से हो जाए पूछने के लिए, या फिर इनकी ज्योग्राफी से, और या फिर कोई और भी चीज़ इनसे लेकर रिलेटेड पूछ लेगी, ठीक है। तो आई होप आप इन दोनों चीज़ों को अब कल कवर करोगे, ठीक है। अगर आज पढ़ लेना तो कमेंट बॉक्स में उसको पढ़ के, ठीक है, आप लोग टाइप कर देना, क्योंकि आप लोग जब टाइप करोगे तो आप लोगों की मेमोरी पावर और भी तेज हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी आप लोग मेरी तरफ से अपने लिए रिक्वेस्ट समझ लेना, ठीक है। क्योंकि 2026 का प्रीलिम्स अगर निकालना है, ठीक है, तो हर तरह से कोशिश करनी होगी, जी जान लगा देनी होगी, ठीक है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ। आई होप आप लोग भी मेरी चीज़ों को समझोगे, ठीक है। और जितने भी नए बच्चे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसमें टाइम से रोज़ की रोज़ सब्जेक्ट वाइज, थीम वाइज UPSC प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, जो वीडियो अपलोड करी जाती है वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसकी पहुंच जाए, ठीक है। तो अब आज का हो गया, तो मैं आप लोगों को अब पूरा पाषाण काल फिर से एक बार जितना कल मैंने पढ़ाया था उसको 2 मिनट में रिवीजन करवा के आगे की स्टोरी, मतलब आगे की स्टोरी कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो पूरा पाषाण युग मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इस काल में। ये इसका टाइम पीरियड 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से 10,000 ईयर एगो था, ठीक है। जिसमें शिकारी जो थे वो संग्राहक थे, औजार निर्माण और मत्स्यन करते थे। प्रमुख उपकरण में मैंने आप लोगों को बताया था हाथ की कुल्हाड़ी, चॉपर, क्लीवर, स्क्रैपर, ये सब। आश्रय स्थल मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि ये खानाबदोश थे, तो इधर उधर चलते फिरते हर जगह गुफाओं में रहते, ठीक है, खुली जगहों में रहते, चट्टानी आश्रमों में, इस तरह वो रह लेते थे। क्योंकि पूरा पाषाण का काल जितने भी मानव थे, ठीक है, वो सारे खानाबदोश थे। और खानाबदोश का मतलब अस्थायी जीवन होता है, ठीक है। फिर चित्र अगर वो लोग देखा जाए तो चित्रकला में क्या करते थे, वो गुफा चित्र बनाते थे, जिसमें भीमबेटका, अधिकांश जानवर और शिकार के दृश्य ये सब बने होते थे, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को मध्य पाषाण काल पढ़ाया था, जो कि 10,000 ईयर अगो से 6,000 ईयर अगो था, ठीक है। इसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि ये लोग अर्ध खानाबदोश थे, ठीक है। अर्ध खानाबदोश का मतलब है, सॉरी गाइस, मैंने तो सोचा था कि डिस्टर्बेंस नहीं होगा, पर फिर से बजने लगा, ठीक है। पर अभी धीमे मैं आप लोगों को जल्दी पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है।
फिर मैंने आप लोगों को मध्य पाषाण काल पढ़ाया था, जिसमें 10,000 से 6,000 तक बताया था, और अर्ध खानाबदोश शिकार बताया था, जिसमें संग्रह से पशुओं को पालतू बनाते थे और उसकी ओर परिवर्तन करते थे। प्रमुख उपकरण में मैंने आप लोगों को बताया था कि माइक्रोलिथ का यूज़ करते थे। माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे औजार, ठीक है, और मिश्रित उपकरण का भी यूज़ करते थे, ठीक है। और आश्रय और निवास में ये लोग अर्ध स्थायी आश्रय था, ठीक है, इन लोगों का, और शाखाओं और मिट्टी की बनी झोपड़ियों में रहते थे, और जल निकायों के पास अस्थायी शिविर भी बनाते थे, ठीक है। फिर मैंने अगर चित्रकला की आप लोगों को बताया होगा तो बताया था कि मनुष्यों, जंतुओं, नृत्य यानी कि नृत्य की ओर शिकार जैसी सामुदायिक गतिविधियों को दर्शाते हुई अधिक विस्तृत शैली चित्रकला ये लोग अपनाते थे। फिर कृषि पद्धतियाँ मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, और उसके बाद बताया था कि सबसे पहले कुत्ते को पालतू मध्य पाषाण काल में बनाया गया था, और आदिम कृषि प्रणाली की शुरुआत भी की गई थी। आदिम कृषि प्रणाली में उन लोगों ने क्या सबसे पहले अपना लिया था? जौ और गेहूं को अपना लिया था, ठीक है। फिर अब बात नव पाषाण काल की आई थी, ठीक है, जिसमें 6,000 से 2,000 ईयर एगो तक बात की गई थी, जिसमें अब किसान, चारवाहे, औजार बनाने वाले कारीगर, जैसे मिट्टी के बर्तन अर्थात मृदभांड ये सब बनाने लगे थे। फिर प्रमुख उपकरण में पॉलिश किए गए पत्थर और औजार, जिसमें दराती पीसने वाला पत्थर, ठीक है, कुल्हाड़ी, कृषि बुनाई, इन सब के उपकरण थे, ठीक। और फिर आश्रय स्थल की मैंने आप लोगों से बात की थी, जिसमें स्थायी बस्तियां अब आ गई थी, जिसमें स्थायी बस्तियों में कैसे बनती थी? मिट्टी और ईंट के घर बना के ये लोग गांव बना के आसपास में रहते थे, ठीक है। फिर चित्रकला में अब कुछ कलात्मक अवशेष शैलियाँ अपना ली गई थी, जिसमें चित्रों का कम प्रयोग किया जाता था। मृदभांडों की आकृतियाँ जैसी कलाकृतियाँ अधिक प्रमुख थी, ठीक है। फिर आप कृषि पद्धतियाँ नवपाषाण काल की कैसी थी? पूर्ण विकसित थी, ठीक है, इतना बात याद रखना, जिसमें गेहूं, चावल, बाजरा जैसी फसलें, है ना, और पालतू पशु भी अब विकसित सिंचाई प्रणाली में यूज़ किए जाते थे, ठीक है। फिर अब लव युग हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तभी बहुत ज़्यादा शोर हो गया था शायद, ठीक है। खैर चलिए, आज भी शोर हो रहा है पर थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। 1000 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, ठीक है, जिसमें किसान, लोहार, योद्धा, व्यापारी, कुमार और राजगीर ये सब, ठीक, ये सब अब आ गए थे, ये सब अब शामिल हो गए थे। इन सब की व्यक्तियों की अब कारोबार के हिसाब से उनकी कैटेगरी को डिवाइड कर दिया गया था। कब? लौह युग में, ठीक है। अब प्रमुख उपकरण क्या थे? प्रमुख उपकरण और औजार, जिसमें लोहे के उपकरण, जिसमें हल, कुल्हाड़ी, तलवार, भाले ये सब यूज़ किए जाते थे। कृषि और युद्ध दोनों के लिए पत्थर तथा तांबे के औजार से बेहतर ये सब बनाया जाता था, ठीक है। मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन में अब उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन NPVW बोलते हैं, ठीक है, इन सबको यूज़ किया जाता था। और अन्य चित्रित मृदभांडों सहित अधिक परिष्कृत मृदभांडों का यूज़ किया जाता था, ठीक है। फिर स्थायी बस्तियों और आश्रय स्थल का विस्तार भी किया जाने लगा, ठीक है। फिर उसके बाद चित्रकला में मृदभांडों पर आकृतियां बनाने लगे वो लोग, यानी कि मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन होते थे उस पर अब वो लोग आकृतियां भी बनाने लगे तरह तरह से, ठीक है। ज्यामिति प्रतिरूप बनाते थे, संभवतः भित्ति चित्र वो उसको बोलते थे, जिसमें पहले की शैल चित्रकलाओं की तरह व्यापक नहीं थी, ठीक है। उसके बाद अगर कृषि पद्धतियों की हम लोग बात करें तो कृषि पद्धतियों में नवपाषाण काल में उन्नत लोहे के औजार के साथ अत्यधिक विकसित कृषि प्रणाली थी, ठीक है, यानी कि अब उन्नत लोहे के औजार भी थे उन लोगों के पास कृषि करने के लिए। विभिन्न प्रकार की फसलों की भी खेती करते थे, हल और सिंचाई का उपयोग करके कृषि करने लगे, है ना। अब कृषि अधिशेष के साथ ही वो लोहे और मिट्टी के साथ बर्तनों के व्यापार में भी वृद्धि करने लगे, तभी तो काम के साथ कैटेगरी की डिवाइड कर दी गई थी लौह युग में, है ना। फिर अब ताम्रपाषाण काल आता है लौह युग के बाद, ठीक है, मतलब लौह युग के पहले 3000 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। स्लाइड थोड़ा उधर उधर हो गई है, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या याद रखोगे? पहले आप लोग पुरापाषाण काल याद रखोगे, फिर मध्यपाषाण काल याद रखोगे, फिर नवपाषाण काल याद रखोगे। उसके बाद आ जाता है ताम्रपाषाण काल, ठीक है, जो कि 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था, ठीक है। इसमें क्या था? किसान, धातुकर्मी यानी कि जो तांबा गलाने वाले, ढलाई करने वाले व्यापारी तथा कारीगर थे, ठीक है, ये सब अब आ गए थे। उसमें प्रमुख उपकरण ताम्रपाषाण काल में, ठीक है, तो उसमें अब मृदभांड। अब देखो ताम्रपाषाण काल में मृदभांड कौन कौन से थे? अब मुझे चिल्ला के पढ़ाना पड़ेगा, सॉरी गाइस अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को बहुत चुभे, वरना सुनाई नहीं देगा क्योंकि पीछे की म्यूज़िक बहुत तेज़ हो गई है, ठीक है।
तो देखिए मृदभांड जो थे वो जटिल आकृति वाले विविध मृदभांड थे, है ना। उसमें क्या था, जैसे काले और लाल मृदभांड थे, है ना, चित्रित मृदभांड। अब ताम्र पाषाण काल में इस तरह के मृदभांड को यूज़ किया जाने लगा था लोगों के द्वारा, है ना। उसके बाद सुव्यवस्थित गांव हो गए थे जो प्रायः नदियों के पास स्थित थे। नदियों के पास स्थित होने का कारण सभी को पता होगा, क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमी अच्छे से चल सकती थी, ठीक है, जीने के लिए सारी सुविधाएं हो सकती थी, ठीक है, क्योंकि जल ही जीवन है ना। तो नदियों के पास होने की आप लोग कारण जानते हो। और साथ ही प्रारंभिक शहरी केंद्रों का विकास भी हो गया था। ये ताम्रपाषाण काल की। ताम्रपाषाण के बाद लौह युग आया है, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, तो उससे आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। फिर अगर चित्रकला की बात करें तो कुछ भित्ति चित्र बनाए जाते थे। मृदभांडों पर निर्मित आकृतियां बनाई जाती थी। अमूर्त रूपांकनों, है ना, प्रतीकात्मक कला प्रारंभिक रूप से शुरू कर दी गई थी। अब अगर कृषि पद्धतियों की बात करें तो कृषि पद्धतियां कौन कौन सी अपनाई जाती थी, जिसमें तांबे के हल जैसे औजारों के साथ उन्नत कृषि प्रणाली का यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि अनाज, दालों और फलों की कृषि का विस्तार हो गया, ठीक है, भारत में ही, है ना। उसके बाद पशुपालन, मतलब उस टाइम पर अनाज, दालों और फलों का कृषि का विस्तार हो गया पूरे विश्व में, ये बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद पशुपालन, प्रजनन प्रणाली, इन सब में सुधार भी होने लगा। ये ताम्रपाषाण काल की इतनी पॉइंट आप लोग याद रखोगे तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर लौह युग की मैंने आप लोगों को पढ़ाई दिया है। लौह युग में एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ, क्योंकि इसके बाद आता है तो लौह युग, क्योंकि अब 1000 से 200 ईसा पूर्व की बात होने लगी। अब सारे व्यक्तियों को उनकी काम के हिसाब से उनकी कैटेगरी डिवाइड कर दी गई। प्रमुख उपकरण में अब लोहे के उपकरण शामिल हो गए थे। मृदभांड में अब काले पॉलिशदार मृदभांड आ गए थे, ठीक है। अब स्थायी बस्तियां और आश्रय स्थलों का विस्तार हो गया था, ठीक है, क्योंकि स्थायी बस्तियां और आश्रय स्थल तो पूरा तरह से स्थायी कब हो गए थे, वो ताम्रपाषाण काल में ही हो गए थे। लेकिन अब विस्तार लौह युग में हो गया। तो विस्तार की बात आप लोग याद रखो कि लौह युग में अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कब स्थायी बस्तियां और आश्रय स्थल की शुरुआत हो गई, ठीक है, तो वो शुरुआत ताम्रपाषाण काल से हो गई थी और पूरा डेवलप हो गए थे, ठीक है। आगे के काल में सिर्फ विस्तार हुआ है, शुरुआत वहाँ पर नहीं हुई है, ठीक है। फिर अगर चित्रकला की बात करें तो मृदभांड पर आकृतियां, ज्यामितीय प्रतिरूप और संभवतः भित्ति चित्र सब बनाए जाते थे। कृषि पद्धतियों में उन्नत लोहे के औजार के साथ अत्यधिक विकसित कृषि प्रणाली यूज की जाने लगी, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया था उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आई थी, लेकिन इसका आंसर आप लोग देख चुके हो, तो इसका तो आंसर छुपाऊंगी नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग पहले क्वेश्चन दोगे, ठीक है, जिसमें देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो सामने दिख रहा है। आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, मतलब 4 या 5 होंगे, क्योंकि मैं जब जितना पढ़ा दूंगी उससे रिलेटेड एमसीक्यू और क्वेश्चन लेके आऊँगी कि आप लोग क्वेश्चन के साथ चीज़ों को रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो उसके आंसर आप लोगों का पूर्ण कर्तव्य है कि कमेंट बॉक्स में आंसर उसका दीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे ही पता चले कि डेली बेसिस पर कितने बच्चे इस लेक्चर को सुनकर, ठीक है, प्रॉपर अपना फ़ायदा ले रहे हैं, इस लेक्चर का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, और चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला कि भारत में किस शिलाखों से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। शिलाखों को गुफा भी बोलते हैं, ठीक है। किस सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो ऑप्शन में है घगरिया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी फ्रॉम विच रॉक केव ऑफ इंडिया मोस्ट पेंटिंग्स आर फाउंड, ठीक है। ऑप्शन ए में घगरिया, ठीक है, ऑप्शन बी में भीमबेटका, ऑप्शन सी में लेखिया और ऑप्शन डी में आदमगढ़, ठीक है। तो उत्तर में आप लोग देख ही रहे होंगे कि भीमबेटका की चट्टानी गुफाएं मध्य भारत में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, जहां से प्राग ऐतिहासिक चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ है। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित स्थल पर 600 से अधिक चट्टानी गुफाएं हैं, जिसमें 275 पर चित्रकारी की गई थी, ठीक है। तो ये बात याद रखोगे। उसके बाद ये चित्र पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल के हैं, है ना। और इसमें प्राचीन मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है, जैसे कि शिकार कैसे करते थे, नृत्य और जानवरों की आकृतियां, ये सब गुफाओं पर पेंटिंग्स के रूप में बनी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इन चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक। फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, पर इसका आंसर आप लोग को आई होप मैंने नहीं देखने दिया है ना। चलिए अब इसका क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। क्वेश्चन नंबर 1 डालना, ठीक, और आंसर A B C D कुछ भी हो वो लिख देना, ठीक है। वेयर आर द
प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स फाउंड इन द मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन इज बाघ की गुफाएं यानी कि बाघ केव्स, उदयगिरी, सोनारगिरी या भीमबेटका। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप लोग दे सकते हो। फिर क्वेश्चन सेकंड इज गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है? फ्रॉम वेयर द एंशियंट मोस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टीवेशन इन गंगा वैलीज इज फाउंड। ठीक, तो ऑप्शन है आप लोगों के पास लहुरा देव, सेनुवार, सोहगोरा या कौशाम्बी। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। सबका आंसर मुझे आप लोगों को पता है कि मतलब मुझे पता है, आप लोगों को पता होगा, सिर्फ लिखने भर की मेहनत है। तो आप लोगों को सिर्फ टाइप करना है कि आंसर क्या है। ठीक है, तो प्लीज़ करिए क्योंकि आप लोगों को वो याद भी रहेगा हमेशा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन थर्ड इज क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो कहाँ पर? ठीक है, अब द एंशियंट मोस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टीवेशन इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज फाउंड फ्रॉम। ठीक है, तो ऑप्शन है आप लोगों के पास कश्मीर से, उत्तर बिहार से, महाकौशल से, विंध्य क्षेत्र से। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण है? पशुपालन के प्रमाण हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मीजोलिथिक पीरियड। ठीक है, अब आप लोगों के पास ऑप्शन है औदे, बोरी, बागौर, ठीक है, और लखनिया। ठीक, तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों के लिए एक इमेज भी लगाई थी अपनी पीपीटी में, आप लोगों को पूरा इमेज के माध्यम से समझाने के लिए। ये देखिए, प्राग ऐतिहासिक कालीन संस्कृति और विशेषताएं क्या थी। अब देखो काल, देखो मध्य पाषाण काल आप लोगों को मैंने पढ़ाया। ठीक है, अब उसकी संस्कृति के लक्षण है। संस्कृति के लक्षण मध्य पाषाण काल में क्या है कि सूक्ष्म पाषाण संस्कृतियाँ वहाँ पर थी। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एम से याद रखना, यानी कि मिजोलिथिक यानी कि माइक्रो औजार बनाए जाते थे, है ना, और मिश्रित उपकरण भी बनाए जाते थे, यानी कि मिश्रित चित्रकला, मिश्रित उपकरण, ये सब बनाए जाते थे। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल की स्पेशलिटीज़ आप लोगों को मैंने बताई थी। अब मुख्य स्थल वहाँ पर कौन थे? अब मध्य पाषाण काल के मुख्य स्थल आप लोग याद रखोगे आदमगढ़, भीमबेटका, बागौर, ठीक है, और सराय नहर। सराय नहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बागौर राजस्थान में, और आदमगढ़ और भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर अगर महत्व, उपकरण एवं विशेषताएं देखें तो सूक्ष्म पाषाण उपकरण बढ़ाने की तकनीक का विकास हो गया। अर्धचंद्राकार उपकरण भी बनाए जाते थे। अर्धचंद्राकार ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे बोलो, है ना। फिर एक धार फलक, यानी कि एक धार वाले फलक होते थे, यानी कि ये फलक हो गया तो एक ही धार तो है इसमें। ठीक है, फिर स्थायी निवास का साक्ष्य और पशुपालन, ये सब ठीक है, समझ में आ गया। अब फिर नवपाषाण काल की हम लोग बात करते थे तो उसमें पॉलिश्ड उपकरण बनाए जाते थे। पॉलिश्ड उपकरण की संस्कृति नवपाषाण काल में शुरू हो गई थी। इसमें बुर्जहोम, गुफकराल, ठीक है, लंगनाज, ये सब गुजरात में है। फिर दमदमा कश्मीर में है, कोल्डियावा उत्तर प्रदेश में है, चिरौन बिहार में है, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है, और ब्रह्मगिरी मस्की जो कि हैं वो कर्नाटक में। ये इतने इनकी साइट्स हैं जो कि नवपाषाण काल की हैं। क्वेश्चन में साइट्स पूछी जाती हैं, प्लीज़ साइट्स को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, साइट्स दे गए आप लोगों को, और उसके बाद कहेंगे मिलान कीजिए कि कौन सा नवपाषाण काल का है या फिर कौन सा पूरा पाषाण या मध्य पाषाण काल का है। ठीक है, हजारों PYQ इस तरह हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब इनकी विशेषताओं की बात करें तो नवपाषाण काल में विशेषताएं क्या है कि प्रारंभिक कृषि संस्कृतियाँ, कपड़ा बनाना, भोजन पकाना, मृदभांड निर्माण, मनुष्य स्थायी निवास बना लिया था। ठीक है, पाषाण उपकरणों की शुरुआत हो गई थी, जिसमें पॉलिश शुरू हुआ, पहिया, अग्नि का प्रचलन, ये सब शुरू हो गया था। ठीक है, तो इस इमेज में सिर्फ 2 ही काल को समझाया गया है, लेकिन मैंने आप लोगों को सब पढ़ा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा पाषाण काल को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पूरा पाषाण काल के लिए मुझे दूसरी इमेज मिली थी, तो इसमें पूरा पाषाण काल से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। पूरा पाषाण काल पृथ्वी में 4000 मिलियन ईयर्स एगो जब पृथ्वी की शुरुआत हुई, तो ये देखिए ये सन सर की ये पृथ्वी,
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट। उसके अंदर की थोड़ी सी अंदर की सेकंड परत को, सेकंड लेयर को क्या बोलते हैं? मेंटल, ठीक है। और पृथ्वी के केंद्र को जो एकदम अंदर है उसको क्या बोलते हैं? कोर। सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। अब अगर कोर की बात करें तो उसमें चतुर्थक अवस्था होती है, यानी कि अब कोर को ही डिवाइड कर दिया गया। तो कोर में कौन कौन सी ईयर्स, कौन कौन से टाइम चला, जिसमें देखो पहला प्लास्टोसीन यानी कि प्लास्टोसीन चला हिमयुग तक। तो ये प्लास्टोसीन हिमयुग तक चला, यानी कि 10,000 BC तक, ठीक है। जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से 10,000 ईयर अगो तक, है ना। इतना टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को पूरा पाषाण काल का बताया था, तो वही इस पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है। उसके बाद चतुर्थक अवस्था में होलोसीन और हिमयुग, प्लास्टोसीन या हिमयुग को, उसके बाद होलोसीन 2 ईयर्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब पूरा पाषाण काल की जीवन शैली शिकार और भोजन संग्रह कर चलती थी, ठीक है। जिसमें अब पूरा पाषाण काल को 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया था, 3 युग में, ठीक है। जिसमें पहला था कि 5 लाख से 50,000 BC तक, ठीक है। उसके बाद 50,000 से 40,000 BC तक, ठीक है। उसके बाद 40,000 से 10,000 BC तक, ठीक है। तो इतना कुछ आप लोगों को कठिन नहीं होगा समझने में। पहला देखो, पहला क्या आया? पूरा पाषाण काल आया, जो कि 2.5 मिलियन ईयर अगो से 10,000 ईयर अगो था, ठीक है। तो वो तो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है, लेकिन इसी में पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा उत्तर पाषाण काल, ठीक है। इंग्लिश में लोअर पैलियोथिक एज, ठीक, मिडिल पैलियोथिक एज और अपर पैलियोथिक एज, ठीक है। अब लोअर पैलियोथिक एज की बात करें तो 5 लाख से 50,000 है, ठीक है। मिडिल की बात करें तो 50,000 से 40,000 है, ठीक है। उसके बाद अपर की बात करें तो 40,000 से 10,000 है। फाइनली जब एंड होता है पूरा पाषाण काल का, ठीक है, तो अपर पैलियोथिक एज के साथ एंड हो जाता है, ठीक है। अपर पैलियोथिक एज अंतिम चरण है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब पूर्व पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? सोहन घाटी है जो कि पंजाब में है, बेलन घाटी है जो कि उत्तर प्रदेश में है ना, डीडवाना राजस्थान में है, नेवासा महाराष्ट्र में है, हुनसगी कर्नाटक में है, पहलगाम कश्मीर में है, ठीक है। और पटने ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि शुतुरमुर्ग के साक्ष्य के सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले शुतुरमुर्ग के अंडे के, ठीक है। तो ये पूर्व पाषाण काल से संबंधित आप लोग चीज़ें याद रख सकते हो। आई होप अब आप लोगों को पाषाण काल से भी रिलेटेड कोई भी क्यूरियस नहीं रही होगी, ठीक है। फिर मैंने अब आज आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया था, सिंधु घाटी की सभ्यता। वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने मन करे उतने स्टार्ट इस चैप्टर में लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं आज ये शुरू करने वाली थी कल उतना पढ़ा के, ठीक है, लेकिन डिस्टर्बेंस की वजह से कल मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा पाई थी। तो आज तो काम कल वाला कंप्लीट हुआ है, अब आज वाला थोड़ा शुरू कर लेते हैं, ठीक है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में पहला पॉइंट क्या है कि सबसे प्राचीन स्थल कौन कौन सा है? सुतका गैंगडोर, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, जो मैं मार्क कर रही हूँ वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो सुतका गैंगडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है। 1 मिनट में थोड़ा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये मोहनजोदाड़ो दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहले आप लोगों को मैं मैप समझा देती हूँ। ये देखो आप लोगों को इंडिया दिखा, ये इंडिया के बगल में पाकिस्तान दिखा और उसके बगल में अफगानिस्तान दिखा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन दोनों को कौन सी रेखा डिवाइड करती है। मैंने आप लोगों को मैपिंग में दिया था, ठीक है। तो अब देखिए जो कि पाकिस्तान में है, सुतका गैंगडोर पूछा जाए तो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर? सबसे पश्चिमी, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ना कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से सबसे पश्चिमी स्थल ये है, ठीक है। इसके बाद जस्ट ईरान ही तो आ जाता है, ये ईरान है ना। तो अब आप लोगों को सुतका गैंगडोर दिखेगा। सुतका गैंगडोर को लेकर यूपीएससी, ठीक है, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में, ठीक है। ना यकीन होगा तो देख लेना, पेपर उठाकर मिल जाएगा, ठीक है। तो सुतका गैंगडोर सबसे पश्चिमी स्थल है, ठीक है। उसके बाद मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को चनहुद्रो ये को दिख रहा होगा मोहनजोदाड़ो के जस्ट नीचे, ठीक है कहाँ पर? है पाकिस्तान में ही, ठीक है। तो चनहुद्रो जो कि एकमात्र ऐसा शहर है जिसके पास दुर्ग या किला नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखोगे, मेंशन कर लो ऐसे ही,
ठीक है, ये इमेज मैं बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए ढूंढ के लाई हूँ। उसके बाद अब आप लोगों को ये लोथल दिख रहा होगा। ठीक है, ये इंडिया की बाउंड्री है और ये इंडिया का कौन सा प्रांत है, ये गुजरात है। ठीक, तो गुजरात में लोथल है जिसमें सिंधु घाटी का मैनचेस्टर जिसको बोला जाता है, मैनचेस्टर। ठीक है, उसके बाद अब आप लोगों को राखीगढ़ी दिख रहा होगा। ठीक है, अब राखीगढ़ी भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक है, उसके बाद अब आप लोगों को दिख रहा होगा बनावली। ठीक है, बनावली इसमें क्या है, अरिय प्रतिरूप की सड़कों वाला एकमात्र शहर है। ठीक है, ठीक है, तो अरिय प्रतिरूप मैं आप लोगों को पहले समझा देती हूँ। ठीक है, अरिय प्रतिरूप एक ऐसी संरचना होती है, मान लो एक ज्वालामुखी है। ठीक है, वहाँ पर ज्वालामुखी जैसी ऊंची गुंबद वाली संरचना बन जाती है, ऐसे गुंबद वाली संरचना। ठीक है, और जिसमें यानी कि जो नदियाँ बहती हैं, यहाँ पर मान लो एक नदी है। ठीक है, तो नदियाँ बहती तो वो अब उसका पानी यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी जाएगा, है ना, और यहाँ भी आएगा। तो ऐसे प्रतिरूप को अरिय प्रतिरूप बोलते हैं। ठीक है, यानी कि गुंबद यानी कि ज्वालामुखी शंकु से निकलकर चारों तरफ दिशाओं में बहती है, ये नदी है। तो अरिय प्रतिरूप सड़कों वाला एकमात्र शहर कौन था, बनावली था। ठीक है, इसको अपकेंद्रीय अपवाह सिस्टम भी बोलते हैं। अगर आप लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र पढ़ा होगा नदियों का, तो उसमें आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा होगा, यानी कि अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र, है ना। तो उसमें ऐसे ही बताया गया होगा कि ये गुंबद आकार होता है, यहाँ से नदियाँ चारों तरफ बहती हैं। ठीक है, तो ये अरिय प्रतिरूप बोला जाता है। ठीक है, इसमें और इसके एग्जाम्पल कौन से, अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं भारत में। ठीक है, उसमें नर्मदा, सोन और महानदी की जो नदियाँ हैं वो अरिय प्रतिरूप में बहती हैं। तो आप लोगों को आई होप मेरी इतनी बात एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को अरिय प्रतिरूप समझा दिया है। ठीक है, तो अब बनावली याद रखोगे, बनावली आप लोग याद रखोगे। उसके बाद अब रोपर की बात आती है। रोपर जो कि भारतीय स्वतंत्रता पश्चात खोजा गया पहला स्थान था, इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लो, याद रखना। ठीक है, फिर मांडा सबसे उत्तर में अवस्थित एक स्थल है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, फिर बस अब ये लास्ट स्लाइड है, इतना मैं पढ़ा देती हूँ, उसके बाद इसको रिवीजन करवा के कल आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता आप लोग देख लीजिए, नगर नियोजन और वास्तुकला। सभी को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी नॉर्मल सभ्यता नहीं थी, वो आजकल की प्रणाली की तरह विकसित व्यवस्था थी। ठीक है, जिसमें ग्रिड प्रतिरूप आधारित शहर थे। ठीक है, ईंट के घर थे, जल निकासी अच्छी व्यवस्था थी। ठीक, सार्वजनिक स्नानागार थे। ठीक है, और अन्न भंडार और गोदाम भी वहाँ की संरचनाओं में अवेलेबल थे। ठीक है, फिर दूसरी विशेषताओं में धर्म और मान्यताओं में मातृ देवी की पूजा वो लोग करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे और पशुओं की पूजा करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट विशेषता क्या है, कला और मूर्ति में याद रखना टेराकोटा की मूर्तियाँ ये लोग बनाते थे। ठीक है, कांस्य मूर्तियों का यूज़ करते थे और पत्थर की मोहरे का उपयोग करते थे। ठीक है, टेराकोटा किसको बोलते थे, टेराकोटा पकी हुई मिट्टी को बोलते थे, है ना, पकी हुई मिट्टी को बोलते थे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इस शब्द का मीनिंग क्लियर है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो सामाजिक संरचना, जिसमें नगरीय रूपरेखा सामाजिक पदानुक्रम को स्पष्ट करती है। एक समान वितरण था, गैर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक, लेखन प्रणाली का यूज़ अगर बताएं तो सिंधु घाटी लिपि का यूज़ किया जाता था, द्विभाषी ग्रंथ और पाठ चलते थे। शिल्प और प्रौद्योगिकी में विशेषता क्या थी कि मृद भांड या मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, धातु कर्म का यूज़ होने लगा था, मन का निर्माण होता था। ठीक, और मोहरें भी थी सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर कृषि और अर्थव्यवस्था की बात करें तो खेती करते थे, सिंचाई करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार और वाणिज्य का यूज़ भी अर्थव्यवस्था के लिए करते थे। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था, तो वो आलमगीरपुर था जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सबसे उत्तरी स्थान मांडा है जम्मू कश्मीर में, सबसे दक्षिणी स्थान दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, और सबसे वेस्ट यानी कि पश्चिमी स्थान सुतका गैंगडोर है जो कि पाकिस्तान में है। PYQ बन चुका है इससे। ठीक है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो कारण है वो क्या है, जलवायु परिवर्तन। माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से वहाँ की सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोग के साथ व्यापार में कमी आ गई। ठीक है, जिसमें अर्थव्यवस्था अच्छे से नहीं चली भूखे रहने की वजह से, कुछ लोग ये भी मानते हैं। फिर नदी का सूख जाना या बाढ़
आना ये जलवायु परिवर्तन का ही एक कारण हो सकता है, ठीक है। उसके बाद विदेशी आक्रमण, ठीक, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के इतने पतन के कारण हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया है। अब आगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड प्रमुख शहर हैं, इसके स्लाइड में लेकर आई हूँ, लेकिन ये अब मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगी। उसका रिवीजन, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बार रिवीजन करवाने के बाद, और इससे रिलेटेड MCQ भी आएंगे। आज के MCQ का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जहाँ पर कोई भी डाउट हो मुझे बता सकते हो, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे बता दीजिए, ठीक है। मैं उस डाउट को, वो जो समझ में नहीं आ रहा उसको पूरा कोशिश करूँगी रिजॉल्व करने की, ठीक है। और बाकी हमारे साथ जुड़िए। अगर हमारी मेहनत और लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और डेली जुड़िए। जो भी आप लोगों को UPSC से रिलेटेड मन में क्वेरी आती हो, ठीक है, वो भी मुझे बताइए। मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को वो दुविधा दूर करने की, ठीक। तो चलिए आज के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और ये डिस्टर्बेंस तो शायद अभी कुछ दिन बना ही रहेगा, उसके लिए आई एम सॉरी अगेन।